Good afternoon. सर Yes. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर है, बोलो। लास्ट टाइम जो आपने वो जो कॉस वाला किया था ना, मुझे समझा नहीं वो रिजॉल्व कैसे किया था। ये जो ऐसा है। लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। ये ऐसा है। ये ब्लॉक ऐसा है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन। तो इस ब्लॉक यस की सर। नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक की नेट वेलोसिटी। तो इसको रिजॉल्व करेंगे स्ट्रिंग के अलोंग। तो एक एक्सेस स्ट्रिंग के अलोंग होगा, दूसरा स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर होगा। सर हम एक्सेस चेंज कर देंगे। यस। क्योंकि मुझे इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में फाइंड करना है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन से तो कोई मतलब है नहीं अपने को। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा v sin। अच्छा ओके, दैट आई क्लियर? थॉट वी आर चेंजिंग द एक्सेस। ओके सर। लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। आई थिंक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। लॉज ऑफ मोशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। यस। एक ब्लॉक यहाँ पे, एक ब्लॉक यहाँ। ऐसा है, ऐसा करना। दिस एंगल इज गिवन 37 डिग्री। इस इंस्टेंट पे फाइंड करना, जिस इंस्टेंट पे गिवन। ये 53 डिग्री। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, फ्रिक्शनलेस सरफेस। इस डायरेक्शन में गिवन है 40 मीटर पर सेकंड। ब्लॉक ए इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक बी। फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक बी at the given instant. Given instant. Find the speed of block B at the given instant. आंसर क्या है इसका? तो क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अलोंग जो है इस ब्लॉक की और इस ब्लॉक की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? सेम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग के अलोंग, ये इसकी स्पीड अभी स्ट्रिंग के अलोंग तो नहीं है, वेलोसिटी जो है वो स्ट्रिंग के अलोंग तो नहीं है ना। तो यू हैव टू रिजॉल्व द वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। अब देखो, ये अगर इस डायरेक्शन में 40 मीटर से जा रहा है तो ये कितनी वेलोसिटी से जाएगा? ये कुछ वेलोसिटी से जाएगा इस डायरेक्शन। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ इसको। 19.2 आ रहा है क्या? 19.2 आएगा। चेक कर लेते एक बार। ये ऐसा है, ए, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है 37 डिग्री। ये एंगल है 53 डिग्री। तो ये बताओ, ये 37 है तो पहले इसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लो। ये 37, तो ये भी 37 हो जाएगा। इसका इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग के अलोंग क्या होगी? 40 cos 37, 40 इंटू 4/5। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना यार, वीबी से। इसका कंपोनेंट इस साइड कितना है? वीबी cos 53 डिग्री।
3v/5। तो देखो इसकी वेलोसिटी जो है स्ट्रिंग के अलॉन्ग ये है, मतलब स्पीड ये है, इसकी स्पीड स्ट्रिंग के अलॉन्ग ये है, तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग स्पीड क्या होती है, सेम होती है। तो अभी क्या करेंगे ना, 3v/5 इक्वल्स टू 40 इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो वीबी की वैल्यू हो जाएगी 160/3, 160/3। तो वीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53.33 मीटर सेकेंड, 53.33 मीटर सेकेंड। 19.2 कैसे आया, 53.33 आएगा। कैलकुलेशन सही किया ना मैंने, चेक कर लो एक बार। Sir, यस, sir, when we consider velocity, we won't check the other forces, ना tension कितना है वो सब। क्यों चेक करेंगे, चेक करके क्या होगा, लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, इस पे कुछ बताया था, जब So मास that गिवन we'll ही नहीं है, जब मास गिवन ही नहीं है तो टेंशन क्यों फाइंड करेंगे अपन। अच्छा, मतलब यहाँ पे velocity is coming due to the net force acting in the left direction, that is ए why. भाई क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम यार, यहाँ पे गिवन है ना कि इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, वो कैसे आ रही है Yes वो sir, नहीं yes. जानना, अच्छा, ये okay. गिवन है ना 40 मीटर पर सेकंड है, तो इसी Yes sir. इंस्टेंट पे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बी। अब ऐसा नहीं कि फोर्स फाइंड कर रहे हैं, तो फिर अगर फोर्स ही फाइंड करना होता तो मैं ये क्यों बताता अलग से स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ये बताओ। तब फोर्स ही गिवन होता ना कि t इक्वल्स टू 0 पे इसकी कुछ वेलोसिटी है, फिर ये थीटा चेंज हो रहा है, थीटा के अकॉर्डिंग थीटा जैसे जैसे चेंज हो रहा है, जब थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है तभी ये 40 मीटर पर सेकंड है, तो आपको इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी बतानी, नहीं तब मास गिवन होता, सब कुछ गिवन होता, कितना फोर्स लग रहा है, किस फोर्स की वजह से ये मूव कर रहा है वो भी गिवन होता। क्या ये गिवन है, No sir. तो फिर क्यों जाना है वहां पे, स्ट्रिंग कंस्टेंट लगा के आंसर करो ना। क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, यही बताया था जितना क्लास में आपके नोटबुक में है बस उतना ही, और आगे कुछ मत, तुम अपना कॉमन सेंस लगाओ ही मत, सिर्फ जितना आपके क्लास नोट्स में उतना पहले समझिए, वो आ रहा है तो फिर आगे आप जो भी लॉजिक लगाना चाह रहे लगाइए, बट पहले जो क्लास नोट्स में है उसको समझ में आना चाहिए। वेलोसिटी है तो फोर्स तो लग ही रहा होगा, बट फोर्स थोड़ी फाइंड करना, इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, तो इस इंस्टेंट पे इसकी वजह से इसमें क्या वेलोसिटी आएगी वो फाइंड करना है बस। तो आप फोर्स पे मत जाइए, एक्सेलरेशन पे मत जाइए, क्लियर, वरना फिर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते करते 2 दिन चला जाएगा, 2 डेज यूं ही चले जाएंगे और फिर आंसर भी नहीं आएगा, और फिर पेपर गया, 3 आवर्स का पेपर होता है इसमें। Okay sir. वो ऑब्वियस है कि 40 मीटर पर सेकंड है तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा तभी वो जा रहा हो, फोर्स गिवन नहीं है ना, क्यों फाइंड करना, मुझे फाइंड नहीं करना, जिस केस में फाइंड करने के लिए बोलेगा उसमें फाइंड करेंगे अपन, कॉपी कर लेंगे। डन, So नेक्स्ट one क्वेश्चन। second sir, one second. Sir, question में VB का direction they won't give, no?
नहीं नहीं, गिवन नहीं है आपको, तो वो तो समझ में आना चाहिए ना कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, ओके ओके। बिकॉज लेंथ उसकी चेंज हो सकती है क्या स्ट्रिंग की। अगर ये इस नो डायरेक्शन में सर। जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो लेंथ चेंज हो जाएगा, तभी पॉसिबल है ना यस यार। यस। यस सर। देन यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रॉड है, रॉड का लेंथ है 5 मीटर। इस इंस्टेंट पे ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री। इस इंस्टेंट, ये इस रॉड का एंड है ए, सेकेंड एंड जो है इस साइड, ये बी है। इस इंस्टेंट पे इस एंड की वेलोसिटी, ये पॉइंट किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो एंड बी किस डायरेक्शन में आएगा, ये वाला एंड किस डायरेक्शन में आएगा। अरे ये इस साइड जा रहा है तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा भाई, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स। तो लेट्स से वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये 90 डिग्री। तो आपको इसी इंस्टेंट पे बताना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड बी, ऑफ एंड बी at the given instant, given instant. Find the velocity of b at the given instant and b at the given instant. थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 40/3, हाँ 13.33। फिर एक बार चेक कर लेते हैं क्या आएगा। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये एंगल 37, ये एंगल 90 है, तो ये 53 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, पहले तो इसकी वेलोसिटी किसके अलोंग, रॉड के अलोंग फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो रॉड के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये 37 है तो ये भी 37, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 10 cos 37, मतलब 10 × 3/4/5, 8 मीटर पर सेकेंड होगा। अब ये अगर इस साइड स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा वी भी। तो इसका कंपोनेंट भी रॉड के अलोंग फाइंड करेंगे। रॉड का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब रॉड के अलोंग जो वेलोसिटी होगी हमेशा सेम होगी। तो ये क्या हो जाएगा, वी बी, ये तो 53 है तो वी बी कॉस 53। तो रॉड के अलोंग वेलोसिटी सेम होगी, तो दिस इक्वल्स टू दिस, है ना। आप कर सकते हैं यहाँ से वी बी कॉस 53 डिग्री इक्वल्स टू 8। तो वी बी कॉस 53 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5 इक्वल्स टू 8। तो वी बी वुड बी 40/3, 13.33 मीटर पर सेकेंड। 13.33 मीटर।
क्लियर? एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये एक रॉड है और इसमें एक रिंग है, ये रिंग मूव कर, रिंग जो है ये रिंग इस डायरेक्शन में, रिंग की स्पीड इस डायरेक्शन में है 20 मीटर पर सेकंड। रिंग जो है एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये वाली स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक पुली है, पुली फिक्स्ड है, और इससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, है एक ब्लॉक कनेक्टेड है ए। और ये एंगल इस इंस्टेंट पे जो एंगल है वो एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री। एंगल क्या दिया हुआ है? 53 डिग्री। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक ए एट द गिवन इंस्टेंट। फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक ए एट द गिवन इंस्टेंट। क्या करना है? वेलोसिटी को किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। रिजॉल्व कर लीजिए। ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड करेक्ट आंसर। 12 मीटर पर सेकेंड जो है वो करेक्ट आंसर। क्या होगा? ये वाली, ये जो रिंग अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो ये वाली स्ट्रिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा वीएस। तो अब इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? तो 20 cos 53 डिग्री, 20 cos 53 डिग्री। तो स्ट्रिंग के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 cos 53। स्ट्रिंग के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या है? वीए। तो अब क्या लिखोगे? वीए इक्वल्स टू 20 cos 53 डिग्री। 20 cos 53 is 3/5. Answer 12 meter per second. Answer 12 meter per second. क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे वेज कंस्ट्रेंट। पहले ये समझ लो ये वेज क्या है। वेज का मतलब हमेशा वेज ही नहीं आएगा, ब्लॉक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये ऐसा ब्लॉक, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक जो होगा उसको आप क्या बोलेंगे? ये वेज। ये क्या है? वेज। तो इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा ब्लॉक भी आ सकता है, रेक्टेंगुलर भी ब्लॉक आ सकता है, स्क्वायर ब्लॉक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट इस कंस्ट्रेंट को बोलते हैं अपन वेज कंस्ट्रेंट। वेज का मतलब ये। तो अब देखो वेज कंस्ट्रेंट में क्या होगा? जैसे दो ब्लॉक, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, आप फोर्स लगा रहे, कंस्टेंट मोशन के स्टार्टिंग में बताया था, या फोर्स लगा रहे हो। तो अगर जब फोर्स लगा रहे आप, तो ये सरफेस देखो, ये सरफेस जो है यही कांटेक्ट में है, ये सरफेस जो है ये क्या है?
कॉन्टेक्ट सरफेस। ये सरफेस कैसा है? कॉन्टेक्ट सरफेस। तो अभी जब आप फोर्स लगाओगे तो ये दोनों एक साथ मूव कर रहा है, एक साथ मूव कर रहा है, मतलब दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दोनों का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए एंड बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, ये क्या हो जाएगा? would be same perpendicular to the contact surfaces, perpendicular to the contact surfaces। तो यहाँ जो contact surface है इसके perpendicular में इसकी velocity, इसका acceleration और इसका displacement, इसकी velocity, इसके acceleration और इसके displacement के equal होगा, होगा या नहीं होगा? जितना v से जाएगा तो ये भी v से जाएगा, ये a से accelerate कर रहा होगा, ये भी दोनों एक ही साथ move करेंगे। तो यहाँ से क्या समझ में आया? तो यही कंडीशन है इसका। तो पहले कंडीशन बता देता हूँ, ये वेज कंस्टेंट का भी यूज होगा। फर्स्ट, देयर इज अ रेगुलर कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले कांटेक्ट का होना कंपलसरी तभी हो, टू ऑब्जेक्ट्स तभी यूज होगा वेज कंस्टेंट। सेकेंड, ऑब्जेक्ट्स आर रिजिड। ऑब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए? रिजिड। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो आपको अज्यूम करना है रिजिड। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है ना, कि ऑब्जेक्ट रिजिड है या इलास्टिक है, तो आपको क्या कंसिडर करना है? रिजिड, रिजिड ही कंसिडर करना है। क्लियर? तो ये दो कंडीशन है तभी आप यूज कर सकते हैं वेज कंस्टेंट। वेज कंस्टेंट में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेसेस मस्ट बी सेम। इसका मतलब ये हुआ, इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट इस सरफेस के कॉन्टेक्ट सरफेस मतलब परपेंडिकुलर सरफेस है ना, तो वो क्या हो जाएगा? तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? सेम होगा। सेम होने का मतलब क्या है कि there would be no relative motion between blocks perpendicular to the contact surfaces. There would be no relative motion between blocks perpendicular to the contact surfaces, है ना। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर इन दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, एक्सेलरेशन भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। सेम है मतलब रिलेटिव मोशन क्या है? जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? जीरो। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। क्लियर? उसी पॉइंट को यहाँ पे नोट करेंगे। कंपोनेंट ऑफ, इसमें क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन perpendicular to the contact surfaces must be same. That is, there is no relative motion. There is no relative motion between blocks, perpendicular to the contact surfaces. Clear है? Any doubt? Copy कर लो। Sir, perpendicular component से you mean the straight direction ना, x axis वाला? डिपेंड कर रहा है, जरूरी नहीं हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना कि ये इसी डायरेक्शन में होगा। डिपेंड कर रहा है कि अगर ये ऐसा वेज है तो क्या हो सकता है। सिर्फ ये देखना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सा। तो कॉन्टेक्ट सरफेसेस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो जैसे ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, इसका कॉन्टेक्ट सरफेसेस दोनों का यहीं पे है, तो ये हो गया। तो अब इसके परपेंडिकुलर इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा और इसका जो एक्सेलरेशन होगा, ये दोनों सेम, ये सब सेम होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या आइडेंटिफाई करोगे? जो दो ब्लॉक है उसका कॉन्टेक्ट सरफेसेस जो है, जो कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेसेस है, वो कौन सा है? तो ये है। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये सेम है। यही है कांस्टेंट मोशन। ये क्या है? वेज कांस्टेंट। कांस्टेंट मोशन नहीं, वेज कांस्टेंट। सर ओके सर, फिर इसको वेज कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? लाइक इसमें वेज वेज का क्या रोल है?
वेज आएगा, कहीं पे वेज भी आएगा। वेज एक स्पेशल बन जाता है वेज। ऐसा नॉर्मली इसमें जो क्वेश्चन आता है ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिंपल होता है। ये तो आपने अगर ये नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आंसर कर सकते हो। पढ़ा ऐसा क्वेश्चन तो सॉल्व किया ना कि एक्सेलरेशन दोनों का सेम होता है। बट Yes, sir, नॉर्मली इसमें जो yes. क्वेश्चन आएगा वेज वाला क्वेश्चन है। बट कैसा भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ वेज, कैसा भी हो सकता है। वेज एक स्पेशल हो गया, स्पेशल कैटेगरी हो गई वेज, बस और कुछ नहीं है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं इसी से बनते हैं, इसीलिए इसको वेज कंस्ट्रक्ट। Okay, sir. Sir, can और you वेज please का show मतलब, upper part? और वेज का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि ट्रायंगुलर ब्लॉक ही है, कैसा भी हो सकता है। ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। बट नॉर्मली इन सबको ब्लॉक ही बोलते हैं। और ऐसा जो ट्रायंगुलर होगा उसी को अपन वेज बोल देंगे। बट ऐसा कंपलसरी है ही नहीं कि जो ट्रायंगुलर होगा उसी को वेज बोलेंगे। ये भी हो सकता है वेज, ये भी हो सकता है वेज। यहाँ से ड्रॉ करना फोर्स को, ठीक है। फिर ऐसा नहीं कि इसको मैंने अलग ड्रॉ कर दिया है, ये अलग है, ये अलग है। ऐसा नहीं कि इन दोनों को एक लाइन से कनेक्ट कर दिया है कि स्ट्रिंग टाइप, वैसा नहीं। ये भी वेज, ये अलग है, ये भी वेज, ये भी वेज है। ये रेक्टेंगुलर ब्लैक वेज है, ये ट्रायंगुलर वेज। वैसे कॉपी कर लो। फोर्स लगा रहे हैं ऐसा, ये अलग है, ये अलग है। Sir, यस। sir, in the above question, you have taken different axes for both the blocks, no? अरे यार, क्या करना है समझो, हमेशा समझना है। क्या करना है, क्या बताया था स्ट्रिंग कंस्टेंट में, एक पॉइंट लिखाया था, क्या लिखाया था एक बार तुम रीड करो उसको पहले। एक्सिस में जाके स्ट्रक कर जा रहे हो, एक्सिस सर ये बन रहा है, एक्सिस वो बन रहा है। क्या बताया था पहले, उसको रीड करो। Always resolve velocity of particle बस along वेलोसिटी length को of the रिजॉल्व string. कर दो स्ट्रिंग के अलावा। एक्सिस कौन है क्या है उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं। क्या करना है, कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी किसके अलावा रिजॉल्व कर देना है, स्ट्रिंग के अलावा। String के अलावा सर नहीं, वो मुझे बस समझा सर। आई एम बस सेइंग बस इतना ही समझना है, वो इसलिए तो बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला है, जो क्लास नोट्स में पहले अभी उस पर फोकस करो, वो समझ में आ जाए ना, फिर आगे सोचना कुछ, आगे कोई लॉजिक देना। अभी सिर्फ इतना ही समझ। Sir, can you show lower part? एक्सिस से कुछ नहीं होता है भाई। एक्सिस किसी, एक्सिस डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। एक्सिस से क्या मतलब है मुझे, यहाँ पे आई कैप जे कैप में थोड़ी लिख रहा हूं मैं वेलोसिटी को, यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। एक्सिस कब इंपॉर्टेंट होता, जब नहीं मुझे सर, डायरेक्शन शो करना होता। कॉस ले रहे हैं ना स्ट्रिंग के लॉन्ग, इसलिए हमने उसके लॉन्ग लिए होगी वाई एक्सिस दैट वे। अरे वाई जेड क्यों कर रहे हो भाई, मैं कहीं पे वाई जेड ले रहा हूँ क्या। ये 30 एक्स वाई में एस, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे थीटा लिया है तो ये कॉस थीटा हो गया। अभी मान लो ये ए है तो ये ए कॉस थीटा हो गया। अभी मैंने इसको थीटा ले लिया तो ये हो जाएगा ये कॉस थीटा। उससे क्या मतलब है, ऐसा थोड़ी कि वाई के साथ कॉस थीटा नहीं आ सकता है। नहीं नहीं, मैंने वो नहीं बोला, मैंने बोला बट वन एक्सिस शुड बी अलोंग द स्ट्रिंग दैट वे। तो अब इसके अलोंग रिजॉल्व कर दो, तो एक एक्सिस तो होना ही है ना इसके अलोंग। बट एक्सिस पे मत जाओ ना यार, ये ऐसा है, ये एंगल गिवन है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या आएगी, कॉस थीटा आएगी। 20 है, 20 से मल्टीप्लाई कर बस, और कुछ नहीं करना है। नहीं तो वरना फिर पता है आगे क्या होगा, फिर एक्सिस एक्सिस करते रह जाओगे, क्वेश्चन इजी रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। यहाँ पे तो एक्सिस ऐसा आ गया। एक्सिस कब इंपॉर्टेंट होता है, जब आपको डायरेक्शन फाइंड करना होता है, तब एक्सिस इंपॉर्टेंट होता है। वरना एक्सिस इंपॉर्टेंट है ही नहीं। फिर इंपॉर्टेंट कभी होगा, जब आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, मतलब आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है आई कैप जे कैप, तब एक्सिस इंपॉर्टेंट। तो उस केस में जब भी ऐसा फाइंड करना होता है ना,
उस केस में एक्सिस जो है वो पहले से डिफाइन होगा। क्वेश्चन में क्या होगा, पहले से ही डिफाइन होगा जब वैसा आपको फाइंड करना है, इसीलिए उसका टेंशन लेना ही नहीं है। एक क्वेश्चन सॉल्व करो। ये एक वेज है, ट्रायंगुलर वेज, और ये एक रॉड है। ये इसके कांटेक्ट में, और यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हो। मतलब ये रॉड जो है लेफ्ट राइट, मतलब इस साइड या इस साइड मूव नहीं कर सकता, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है सर, क्योंकि ये सपोर्ट है ऐसा, इस साइड मूव नहीं कर सकता। ठीक है, इसको मैं बी एज्यूम कर लेता हूँ, ये ए। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में एज्यूम करूँ इस इंस्टेंट पे, तो ये बताओ पहले ये इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, बी का। If A is moving towards right, then what would be the direction of B? Acceleration of direction of डाउनवर्ड डायरेक्शन। downward direction. ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये डाउन, क्योंकि ये राइट लेफ्ट मूव नहीं कर सकता है। तो ये देखो यहाँ से जैसे ये आगे जाएगा, मैं ऐसा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अभी ऐसा था, जैसा ये आगे गया तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया वेज, तो ये वाला थोड़ा डाउनवर्ड्स आ जाएगा यहाँ। उसके बाद क्या होगा वो नहीं करना है। और ये बात समझ, तो इस इंस्टेंट पे अभी जो गिवन कॉन्फ़िगरेशन है उसमें देखो, अगर ये इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है तो ये कुछ एक्सेलरेशन होगा। मान लेते हैं ए बी से किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड्स। ए बी से किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड्स। ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन acceleration of find the relation between acceleration of wedge and rod, wedge and rod। आप इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये भी फाइंड, इसका मास m अज्यूम कर लेना। मास mm इजी कैलकुलेशन के लिए मैं m और m अज्यूम कर रहा हूँ, मास सेम। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड द, पहले एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड कर लीजिए, फिर फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, ये किसके रेस्पेक्ट में a है, एक्सेलरेशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये भी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बी ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड मतलब क्या, ऑब्जर्वर कहाँ पे, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे अगर है ऑब्जर्वर कोई, तो उसको लग रहा होगा कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ wedge and block, wedge and rod, वो भी फाइंड करना है। ट्राई करो एक बार, देखो क्या आ रहा है। पहले रिलेशन फाइंड कर लो, रिलेशन बताओ क्या है, फिर तो आंसर आ ही जाएगा।
देखो यहाँ से पहले रिलेशन फाइंड कर लेता हूँ, रिलेशन आ जाएगा तो बाकी तो सिंपल है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ए से, ऐसा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है ए बी से। ये बताओ ये दोनों कांटेक्ट में रहेंगे क्या? अरे हाँ है ना, कांटेक्ट में ही होगा ये। यस सर। कांटेक्ट में होगा तो इसका कांटेक्ट सरफेस कौन सा है? ये सरफेस, इसके लिए ये सरफेस, इसके लिए ये सरफेस। तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड करना है, तो कांटेक्ट सरफेस ये है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं क्या करूंगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट इस साइड ए कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करना है ए साइन थीटा। अब यहाँ पे फिर से एक्सेस नहीं जाना, क्यों? क्योंकि ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर मुझे चाहिए ना इसका कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर के लिए एक एक्सेस इस डायरेक्शन में हो ही जाएगा, दूसरा एक्सेस इस डायरेक्शन में होगा ही, इसीलिए इसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर का कंपोनेंट ये आएगा। तो ये हो जाएगा ए cos थीटा और ये हो जाएगा ए sin थीटा। तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो इसका एक्सेलरेशन है वो ए sin थीटा है। क्या है? ए sin थीटा। इसका कंपोनेंट देख लो, तो ये ऐसा है तो ये एंगल थीटा था, वेज पे था तो ये एंगल थीटा था, है ना, ये 90 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर इसका एक ये आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, दूसरा कंपोनेंट इसका इस साइड आएगा। तो ये थीटा है, ये 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा। तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। तो देखो कॉन्टेक्ट सरफेस ये है, इसके परपेंडिकुलर मैंने इसकी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट फाइंड कर लिया है ए साइन थीटा। कॉन्टेक्ट सरफेस ये है, इसके परपेंडिकुलर मैंने इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट फाइंड कर लिया ए बी कॉस थीटा। तो वेज कांस्टेंट से क्या होता है, ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? नाउ ए साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। परपेंडिकुलर जो सरफेस है, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा दैट वुड बी इक्वल। तो ए साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से रिलेशन आ गया ना ये, मुझे इसको इस साइड लाइए, तो साइन थीटा ए साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई? ए बी इक्वल्स टू ए tan थीटा। तो मुझे ये फाइंड करना था, तो ये एक रिलेशन आ गया मुझे, ये एक रिलेशन आ गया मुझे। कुछ आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? ये दोनों किस में है? कांटेक्ट में है। ये दोनों किस में है? कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में है तो क्या होगा? कांटेक्ट सरफेस फाइंड करो और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो दोनों सेम, वो दोनों सेम। क्लियर? कॉपी कर लीजिए इसको, पहले इसको कॉपी करो। आगे का तो सिंपल हो जाएगा, वीडियो ड्रॉ कर लो आंसर आ जाएगा। आगे वीडियो ड्रॉ कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लूं, लेट से ए को मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, ए, लेट से ए, देन ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए tan थीटा। तो अगर मैंने ए फाइंड कर लिया तो मुझे ए की वैल्यू आ जाएगी और ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू है। तो यही मुझे फाइंड करना है, ए की वैल्यू मैं पहले फाइंड करूंगा। तो वीडियो ड्रॉ कर लो, आंसर आ जाएगा। एफ बी डी ऑफ रॉड एंड एफ बी डी ऑफ वेज।
ट्रायंगुलर वेज। आंसर बताओ क्या आ रहा है, सॉल्व करो आगे यार। डन, इस वीडियो आप ड्रॉ कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम रिलेशन फाइंड कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकेंड के लिए क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी ऑफ रॉड, रॉड की एफबीडी कैसी होगी, मास तो mg है, m है तो mg आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन, करेक्ट। अभी थीटा एंगल चेक कर लो एक बार, ये थीटा है, हॉरिजॉन्टल से इसका ये वाला एक्सटेंड करोगे थीटा बनाएगा, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, और इस प्लेन पे ये परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो इन दोनों का समेशन 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। अरे ये सब आना चाहिए अभी आपको, ये ऐसा है, ऐसा है, ये थीटा है, ये थीटा है तो ये थीटा होगा ऑल्टरनेट एंगल, ये इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब इसका और इसका समेशन 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। ये सब आ जाएगा ना यार, कैसे हो रहा है ये थीटा, ये थीटा, तो ये 90 डिग्री पे है इस प्लेन से, तो इसका समेशन क्या होगा 190 डिग्री, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ये थीटा तो ये 90, तो वैसे ये थीटा होगा। तो एन का एक कंपोनेंट इस साइड आएगा एन कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस साइड आएगा एन साइन थीटा। अब देखो इस पे फोर्स देखो, मुझे वाई डायरेक्शन से मतलब है, एक्स डायरेक्शन से नहीं है, बट अगर एक्स डायरेक्शन में भी फाइंड करना होता है, इसका एक्सेलरेशन क्या है ab, ab की वैल्यू क्या है a tan थीटा, ab इज a tan थीटा। अब देखो ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में क्यों मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में इस पे एन साइन थीटा लग रहा है, इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा वो, बट जो सपोर्ट है वो सपोर्ट उस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा एन डैश, तो ये नॉर्मल जो है एन साइन थीटा को बैलेंस कर, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा एन साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा। ये एन साइन थीटा की वजह से इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, बट वहां पे सपोर्ट है, सपोर्ट इसको मूव ही नहीं करने देगा, तो इस वाले फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल लग रहा होगा, कोई बैलेंस कर रहा होगा, बट इसका यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस तो नहीं है सॉल्व करने के लिए, है ना, बट अगर आप बैलेंस करना चाहो तो आप इसको इसके साथ बैलेंस कर सकते। अब देखो इस पे नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स आप क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बी। नेट फोर्स क्या हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, mg माइनस n cos थीटा इक्वल्स टू m इंटू a इंटू tan थीटा इंटू tan। तो यहाँ से क्या आ जाएगा mg, इसको इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन 1 fbd ऑफ ब्लॉक, fbd ऑफ ब्लॉक मतलब वेज, तो fbd ऑफ वेज क्या आ जाएगा, वेज पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो वेज पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n, mg लग रहा होगा, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल लग रहा होगा, बट मुझे एक्स डायरेक्शन की फोर्स से मतलब है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a, मुझे इस डायरेक्शन की फोर्स से मतलब, तो ये थीटा है तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो ये कंपोनेंट इसका हो जाएगा n cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा। क्या हो गया n sin, तो x डायरेक्शन में इस पे नेट फोर्स क्या है n sin थीटा, x डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है ये, तो x डायरेक्शन में इस पे नेट फोर्स क्या है n sin थीटा,
तो एफ नेट इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो ये क्या है, n साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ए अपॉन साइन थीटा इक्वेशन 2। अननोन क्या है इसमें से, n एंड a, n एंड a, यहां से भी क्या है n एंड a, टू इक्वेशन टू अननोन। मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मुझे नॉर्मल रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू मैं ये पुट कर दूंगा, नॉर्मल की वैल्यू इस इक्वेशन से मैं इसमें n की वैल्यू पुट कर दूंगा ma बाय साइन, कॉपी कर लो। FBD आना चाहिए आपको, फोर्स का इक्वेशन आना चाहिए कि नेट फोर्स कैसे आप लिख रहे हो, कि नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। सर यस, सर तो जो वेज है वो बेसिकली ब्लॉक बी के मास की वजह से ही मूव कर रहा है। हाँ नॉर्मल की वजह से, करेक्ट। ओके जो नॉर्मल लगा रहे हो उसी की वजह से वो मूव कर रहा है। सर, और वो जो एंड डैश ड्रॉ किया आपने, वो वाला फोर्स लेफ्ट वाली वॉल की वजह से आएगा ना? यस, बिकॉज ये इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की, इस पे फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो लेफ्ट वर्ड्स, इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की है। तो ये सपोर्ट को ये प्रेस कर रहा होगा, इस सपोर्ट को ये प्रेस नहीं कर रहा होगा। तो इस सपोर्ट को जब प्रेस करेगा तो ये सपोर्ट इस पे नॉर्मल इस साइड लगाएगा। ओके सर। डन। यस सर। देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, वन एंड टू से क्या होगा, वहां पे क्या आ रहा था, एम जी माइनस एन, एन की वैल्यू क्या है, एम ए बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए टैन थीटा, एम ए टैन थीटा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये ऐसा आप लिख सकते हैं माइनस एम ए अपॉन टैन थीटा इक्वल्स टू एम ए टैन थीटा। एलसीएम ले लो, टैन थीटा आ जाएगा, ये आ गया एम जी टैन थीटा माइनस एम ए इक्वल्स टू एम ए टैन थीटा को इस साइड ले, तो एम जी टैन थीटा माइनस एम ए टैन थीटा इस साइड आएगा, क्या होगा, एम ए टैन स्क्वायर थीटा। ए फाइंड करना है, ए को इस साइड लेकर जाए, एम जी टैन थीटा इक्वल्स टू एम ए टैन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी टैन थीटा इक्वल्स टू एम कॉमन ले लो, एम ए कॉमन, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, जी टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा या टैन स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये आ गया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या था, ए, तो इसकी वैल्यू आ गई जी टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या था, ए टैन थीटा था। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर। तो सिर्फ एक बार रिलेशन फाइंड करना होगा, एक बार रिलेशन फाइंड कर लिया, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए, फोर्स का इक्वेशन लिखिए, आंसर आ जाएगा। ये थी वेज कंस्ट्रेंट की स्टोरी। अब इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे अपन जाएंगे।
सिर्फ रिलेशन फाइंड करना है, उसके बाद फोर्स का इक्वेशन आएगा। डन। Sir, can we substitute 1 plus tan square theta as 6 यस per यस theta? यस यस, वो भी कर सकते। तो अब वो किसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, करेक्ट। ऑप्शन में जैसा गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन में अगर सेक स्क्वायर थीटा है तो वो लिखोगे आप, या सिर्फ tan 1 प्लस tan स्क्वायर है वही आएगा। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पे कांस्टेंट रिलेशन, अब आएगा स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। उससे पहले मैं बता देता हूँ रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बताया क्या पहले, मुझे क्यों लग रहा है मैंने बताया। यस सर, काइनेमैटिक्स 2 में, काइनेमैटिक्स में डिस्कस किया ना, रेफरेंस फ्रेम और फ्रेम यस ऑफ सर, रेफरेंस, यस है ना। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। सर। वो सिर्फ चलो एक आपने बार, बताया था, नाम ठीक बताया। है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा फास्ट, साथ में ही कॉपी करो, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई स्पेशल, कुछ स्पेशल टर्म आएगा ही नहीं यहाँ पे, है ना। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक चीज वहां पे आई थी, बताया था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता, उसी को यहाँ पे शो करेंगे अपन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, काइनेमैटिक्स में बताया हुआ है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, वही हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेसिकली क्या होगा, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जेड बोल दीजिए, एक्स वाई जेड वैसा। तो वही हो गया रेफरेंस फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, मोशन को कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, ग्राउंड से। तो किसी केस में ग्राउंड आ जाएगा रेफरेंस फ्रेम। कभी मोशन को आप मूविंग बॉडी पे, मान लो कि एक बस है एक्सेलरेट कर रहा है या किसी वेलोसिटी से जा रहा है, उससे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो जाएगा रेफरेंस फ्रेम। जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, वही हो जाएगा रेफरेंस फ्रेम। वही क्या हो जाएगा, रेफरेंस फ्रेम। कॉपी कर लो इसको। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस is basically a Cartesian coordinate system, Cartesian coordinate system in which the motion of object is analyzed या observed. Reference frame is of two types. Reference frame, एक होता है inertial frame, और एक क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम होगा एक इनर्शियल फ्रेम, सेकंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, इस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और एट रेस्ट। या तो रेफरेंस फ्रेम जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रेस्ट में होगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और एट रेस्ट। यहाँ पे क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इस केस में क्या होगा, रेफरेंस फ्रेम हैज नॉन जीरो एक्सेलरेशन। इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, इस केस में नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो यही डिफरेंस है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। सर फ्रेम, यस सर, फर्स्ट वाले में फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और एट रेस्ट। या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या रेस्ट करेगा। इसका मतलब या तो v जीरो होगा और v कांस्टेंट होगा, बट इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही।
तो इसमें क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ जो F इक्वल्स टू m आप यूज करते हैं, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। वैलिड इन किस फ्रेम में वैलिड है, इसी फ्रेम। मतलब आप जब वैसे फ्रेम से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, जो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तभी आप लगा सकते हैं F इक्वल्स टू एम ए। अब बोलोगे सर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो F इक्वल्स टू एम ए कहाँ से यूज करें? अरे ये वेलोसिटी किसकी कांस्टेंट है? पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी है, जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, उसका एक्सेलरेशन जीरो। आप वहां से किसी दूसरे पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उस फ्रेम से किसी दूसरे पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर। तो न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज नॉन जीरो एक्सेलरेशन, नॉन जीरो एसेलरेशन या एक्सेलरेशन। मतलब इस केस में इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं। कैसे वैलिड नहीं है? वैलिड होना कब होगा, उसको चेक करेंगे आप, उसको आगे चेक करेंगे, कभी वैलिड होगा कभी वैलिड नहीं होगा। वैलिड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो पहले। तो ये बताओ बाय डेफिनेशन नोट करके एक पॉइंट, बाय डेफिनेशन अर्थ कैसा फ्रेम होगा? inertial frame. बाय डेफिनेशन अर्थ इनर्शियल कैसे होगा? अर्थ रोटेट कर रहा है, रोटेट करता है कोई बॉडी तो उसका एक्सेलरेशन आ जाता है। सर अर्थ इज बट हम रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। ग्राउंड को तो लेते हैं ना। हाँ वही तो, बाय डेफिनेशन अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, बट इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन की, इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो रोटेट कर रहा है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी से जो ओमेगा कर रहा है वो लेस होता है। इसीलिए आप डेफिनेशन से तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, बट इट इज अज्यूम्ड, क्या अज्यूम करते हैं अपन, अज्यूम टू बी एन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जो है बहुत कम है ना, इसलिए इसको कैसा अज्यूम करते हैं, इनर्शियल फ्रेम। ग्राउंड को कैसा अज्यूम करते हैं, इनर्शियल फ्रेम। तो बाय डेफिनेशन अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, बट इट इज अज्यूम्ड टू बी एन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर? कॉपी कर लीजिए इस पार्ट, इस पेज को पहले आप कॉपी कर। Sir, can you show lower part? लोअर पार्ट, सर आप बोल रहे हो अर्थ accelerates because the direction of the velocity is changing, no? Otherwise speed of rotation will be यस constant. यस यस यस। Okay. ओमेगा का कॉन्सेप्ट आता है, रोटेट कर रहा होता है ना, तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। जहां पे रोटेशन आता है ना, वहां पे एक एक्सेलरेशन होना कंपलसरी हो जाता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो कैसा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल। वो सब जब रोटेशनल सर्कुलर मोशन में एक्सप्लेन करूंगा ना, तब बताऊंगा क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड ऑल। बट Okay अभी sir. इतना समझ लेना, अर्थ रोटेट कर रहा है तो उसका कुछ एक्सेलरेशन है, बट फिर भी आप उसको क्या अज्यूम करोगे, इनर्शियल फ्रेम, बिकॉज इसका एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ही। तो बाय डेफिनेशन ये नॉन इनर्शियल है, बट इसको कैसे अज्यूम करना है, इनर्शियल की तरह। ग्राउंड को कैसे ट्रीट करते हैं, इनर्शियल फ्रेम।
डन। Sir, यस sir, can we say that suppose हम कुछ observe कर रहे हैं Earth के respect में, तो जिस चीज को हम observe कर रहे हैं that is also moving at the speed of the Earth only, so relative velocity is zero. That is. यस यस। देखो यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम जब भी आएगा तो वहां पे एक फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स आता है, उसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। समझते अभी क्या है, क्या आएगा? स्यूडो फोर्स। एक बार इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम से मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ये एक ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड पे है, मतलब ये इनर्शियल फ्रेम। एक बस है और ये बस एक्सेलरेट कर रही है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है डी, और मैं ऐसा एक अज्यूम कर लेता हूं, एक सिंपल पेंडुलम है ऐसा, इसका कुछ मास है, ये ऐसा है। पहले ये रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। तो जैसे ही क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा, तो ये सिंपल पेंडुलम ऐसा ही स्ट्रेट वर्टिकल रहेगा या थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। तो अभी सिंपल पेंडुलम ऐसा हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? No. जैसे ये एक्सेलरेट करेगा, सिंपल पेंडुलम इस साइड आ जाएगा। तो ये कुछ एंगल से डेविएट हो गया थीटा से। तो मुझे थीटा फाइंड करना है इसके रिस्पेक्ट में भी और इसके रिस्पेक्ट में। उससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ किसमें एप्लीकेबल होगा और किसमें नहीं होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए ग्राउंड पे है, मतलब ये कैसा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम। ये कैसा फ्रेम हो गया? इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो एफबीडी बना लो, एफबीडी ऑफ मास है। इसकी एफबीडी आएगी तो अभी ऐसी आएगी, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में टेंशन आ जाएगा, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा। ये थीटा है तो वो भी थीटा हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन टी है। तो इस फोर्स को रिजॉल्व करो तो ये आ जाएगा टी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इस साइड में टी साइन थीटा। और क्या ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये मास जो है, मास m इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन है। ये भी ऑब्जर्व कर रहा होगा ये ऑब्जर्वर, ये मास क्या है, ये पूरी बस एक्सेलरेट कर रही है, मतलब मास भी है ना। एंड x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है, तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो t sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? m a के इक्वल हो जाएगी। अब डिवाइड कर दो, हेंस t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ma by mg, m से m कैंसल आउट हो गया, t से t कैंसल आउट हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? a by g। tan थीटा क्या आ गया? a by g। तो थीटा यहाँ से क्या आ गया? थीटा की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स a by g। ये कभी आ रहा है जब आप इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ से? ग्राउंड से। तो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? tan इनवर्स a by g, tan इनवर्स a by g। तो ये तो इनर्शियल फ्रेम है, पहले भी सॉल्व करते थे, अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, सेम मेथड जैसा पहले सॉल्व करते थे, अभी भी पहले इसको कॉपी कर लो। अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम से मैं इसको सॉल्व करूंगा। अभी तक कुछ चेंज नहीं आया, कोई चेंजेस है ही नहीं, पहले जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही है। अभी तक ये फोर्स नहीं आया यार, ये कभी आएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम के केस में आएगा। Sir, can you please repeat the t cos theta minus mg वाला part? You got frozen over there. अरे इस डायरेक्शन में इसका कोई एक्सेलरेशन है क्या? y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल। मास है, Yes, sir. एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट फोर्स आप क्या लिखते हो? m into a,
एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा ना फिर। तो नेट फोर्स 0 है तो टी कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। अरे नेट फोर्स 0 है तो टी कॉस थीटा की वैल्यू एम जी लिखोगे ना यार, डायरेक्ट लिखो ना Yes, टी sir. कॉस, Yes, yes. डायरेक्ट लिखो। इसको एक्स एज्यूम कर लो, इसको वाई एज्यूम। विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में देखिए क्या, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी। विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी ये कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। मुझे बताओ नॉन इनर्शियल फ्रेम है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, तो इसके रेस्पेक्ट में पहले ये बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 0. मास m विद रेस्पेक्ट टू बी 0 हो जाएगा, क्योंकि वो जो ऑब्जर्वर बी है वो भी उसी बस में है और ये मास भी उसी बस में, तो उसके रेस्पेक्ट में उसका कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 रहा हो तो 0। अब एफ बी डी बनाओ, एफ बी डी ऑफ एम मास एम जी, फिर से वही आएगा टेंशन टी थीटा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये आ जाएगा टी साइन थीटा, बट इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन ऑफ मास एम विद रेस्पेक्ट टू बी वो 0। तो वाई डायरेक्शन में देखिए, वाई डायरेक्शन में तो ये मोशन नहीं कर रहा है, तो टी कॉस थीटा को मैं एम जी लिखूं। वाई डायरेक्शन में तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं टी कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बट एक्स डायरेक्शन में देखो, along x डायरेक्शन t sin थीटा इक्वल्स टू m इंटू 0 हो जाएगा, मतलब t sin थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा। आपको पता है कि टेंशन की वैल्यू 0 नहीं होगी, टेंशन 0 नहीं होगा, टेंशन 0 होगा तो mg की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। आपको ये पता है कि टेंशन की वैल्यू नॉन 0 है, फिर साइन थीटा भी 0 नहीं है, कुछ एंगल से तो डेविएट हुआ है, साइन थीटा भी 0 नहीं है, टेंशन भी 0 नहीं है, मतलब ये पूरा टर्म 0 नहीं हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं कि इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और इसका एक्सेलरेशन 0 है। if the net force acting on any particle having mass m, then acceleration of that particle cannot be 0। clear है? if net force acting on any particle having mass m, उसका कोई मास है, मास नहीं होता तो मतलब नेट फोर्स 0 हो जाता, बट अगर उसका कोई मास है और उस पर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखो तो मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, टी साइन थीटा की वैल्यू एम जी आ रही है, 0 आ जा रही है, बट ये नॉन 0 है, ये 0 है, मतलब ये पॉसिबल है क्या, ये इक्वेशन नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, मतलब न्यूटन्स लॉ वैलिड ही नहीं है, इसके लिए न्यूटन्स लॉ वैलिड ही नहीं है ना, बिकॉज एफ इक्वल्स टू एम ए आप यूज ही नहीं कर पाओगे, यूज अगर आपने किया एफ इक्वल्स टू एम ए तो रॉन्ग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा।
मतलब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ, इट मीन्स Newton's laws are not valid in non-inertial frame. Non-inertial frame मतलब आप वैसे फ्रेम से मोशन को एनालाइज कर रहे हैं जो फ्रेम क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो वहां पे आप न्यूटन्स लॉ यूज नहीं कर सकते। तो क्या होगा, इस फोर्स को कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा होगा यार, इस फोर्स को कोई ना कोई तो बैलेंस कर ही रहा होगा ना, बिकॉज स्ट्रिंग है, किसी एंगल पे आ चुकी है स्ट्रिंग, है ना, डेविएट होकर किसी एंगल पे आ चुकी है, इस डायरेक्शन में इसका कोई मूवमेंट है ही नहीं, बट इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, फिर भी मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब इस फोर्स को कोई फोर्स होगा जो बैलेंस कर रहा होगा। तो बैलेंस करने के लिए फोर्स किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन। बैलेंस करने के लिए फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा, तो इसको कोई ना कोई फोर्स तो बैलेंस कर रहा होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन भी जीरो है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर भी, है ना, तो इसको कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, तभी वो उस पोजीशन पे है। तो इसको जो फोर्स बैलेंस कर रहा होगा तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसी फोर्स को बोलते हैं स्यूडो फोर्स। यही क्या फोर्स है, स्यूडो फोर्स। वो क्या अज्यूम करेगा कि उस फोर्स को कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, और वो कौन सा फोर्स होगा, स्यूडो फोर्स। वी ऑब्जर्व मतलब ये अगर रियल फोर्स होता ना तो दिखाई देता, बट रियल फोर्स नहीं है, ये स्यूडो है, वर्चुअल फोर्स। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसका मास m है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बस, मतलब ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम with respect to ground, acceleration of non-inertial frame with respect to ground। तो इसको एक फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन, वो कैसा डायरेक्शन है, तो बस राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो सूडो फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसका मतलब सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो सूडो फोर्स ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। कुछ आ रही है बात समझ में, तो सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस सूडो फोर्स का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस मास को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका मास आएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल। तो अभी देखो इस केस में अभी ये इसको ये बैलेंस कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा माइनस एफ पी इक्वल्स टू 0। तो टी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ए कॉस एम ए, है ना, तो यहां से इसको 1 अज्यूम कर लीजिए, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी को 1 और इसको 2 अज्यूम कर लीजिए। तो फ्रॉम 1 and 2 आपको tan थीटा क्या आ जाएगा, डिवाइड कर दो ना, फ्रॉम नाउ 2/1 या फ्रॉम 1 and 2 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, tan थीटा इक्वल्स टू टी को एलिमिनेट कर दो, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी a/g, मतलब थीटा यहाँ से भी क्या आ गया, tan इनवर्स a/g, और यहाँ से भी tan इनवर्स a/g ही आना चाहिए, थीटा तो दोनों के रेस्पेक्ट में सेम ही होगा, थीटा तो दोनों के रेस्पेक्ट में सेम ही होगा, तो थीटा tan इनवर्स a/g यहाँ से भी आएगा वहां से। इसको आप कॉपी कर लीजिए, सूडो फोर्स के लिए 3-4 पॉइंट्स में नोट करा देता हूँ, सूडो फोर्स क्या है, वो कैसे एक्ट करेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो जहां पे भी नॉन इनर्शियल फ्रेम आएगा आपको क्या करना है, जिस पार्टिकल के मोशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पार्टिकल पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देना है, और एक्स्ट्रा फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, opposite to the acceleration of non-inertial frame।
उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा सर। Sir, यस so तो फिर observer B, when he's standing in the bus, he will see the pendulum like being frozen in a place. No, that way I'm saying. नहीं नहीं नहीं, वो एक ही पोजीशन पे होगा। वो ऐसा थोड़ी कि वो ये कर रहा हो, सिंपल पेंडुलम है तो वो ऑसिलेट कर रहा हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो ऑसिलेट नहीं करेगा ना फिर। नहीं सर, वही तो फ्रोजन, मैं वही बोल रहा हूँ, एक ही यस पोजीशन हाँ, में फ्रोजन रहेगा। हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फ्रोजन बोला तो सही, मुझे लगा ऑसिलेट बोला। यस, फ्रोजन बोला मतलब करेक्ट। ओके सर। नहीं नहीं, जैसे सूडो फोर्स जो है वो एमए होगा, बट वो ऑब्जर्व कौन कर रहा है? ऑब्जर्व का मतलब ये फोर्स दिखेगा ही नहीं ना, ये फोर्स रियल फोर्स नहीं है ना, सूडो है, दिखेगा नहीं। तो ऑब्जर्व तो कोई नहीं कर रहा होगा, बट इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई एक फोर्स होगा जो बैलेंस कर रहा होगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के केस में आपको एक फोर्स लगा देना है इस डायरेक्शन, ए के रेस्पेक्ट में नहीं। ए कैन ऑब्जर्व, ए जो है सूडो फोर्स ऑब्जर्व नहीं करेगा। जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है ना, वो सूडो फोर्स ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो तो एक्सेलरेशन ऑब्जर्व कर रहा है ना। वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि मास m इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, मास m इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। वो सूडो फोर्स क्यों ऑब्जर्व करेगा? सूडो फोर्स तो कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, क्योंकि ये सूडो है। सूडो में क्या ऑब्जर्व करेगा? हाँ, फिर क्या करेगा? सिर्फ जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा ऑब्जर्वर, वो सिर्फ क्या करेगा, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा देगा, ऑपोजिट टू दिस फोर्स, सर या ये ऑपोजिट टू द फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि सूडो फोर्स है ना इज ऑब्जर्व्ड बाय ए, वैसा नहीं, रॉन्ग हो जाएगा फिर स्टेटमेंट। हाँ, सूडो फोर्स की वैल्यू एम ए होगी, बट ए कैन ऑब्जर्व बट बी कैन नॉट, वो तो रॉन्ग हो जाएगा ना स्टेटमेंट, बिकॉज ए तो ए के केस में तो आएगा ही नहीं ना सूडो फोर्स। ए के केस में तो उसका एक्सेलरेशन आ रहा है। तो आंसर जो है ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व करोगे, और अगर आपने कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व किया तो आंसर सेम आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर विल बी सेम। डन। क्लियर है? तो सूडो फोर्स क्या है, कभी एक्ट करेगा, उस पॉइंट को नोट कर लेंगे अपन। इट इज अ वर्चुअल फोर्स, इट इज अ रियल फोर्स नहीं है, वर्चुअल फोर्स। सेकेंड, it acts when the motion of the object is absorbed from non-inertial frame। नॉन इनर्शियल फ्रेम के बाद ही न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, मतलब सूडो फोर्स के बाद ही न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, वरना नहीं होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स इज mass of the object into acceleration of non-inertial frame, non-inertial frame। Next, it acts opposite to the acceleration of non-inertial frame, opposite to the acceleration of non-inertial frame। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अब एक Sir. क्वेश्चन, यस
Sir, how do we know that pseudo force is equal to m into a? Like it's experimentally found out. ये थीटा सेम था ना भाई, इस थीटा की वैल्यू सेम है ना, तो थीटा की वैल्यू सेम है तो टी साइन थीटा की वैल्यू एम ए के इक्वल होगी, तभी तो थीटा सेम होगा ना। Yes, sir. नहीं, I'm asking how is pseudo force equal to नहीं तो m? वही तो How बोल will रहा हूँ ना मैं, क्या बोल, थीटा की वैल्यू सेम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू सूडो फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन होगी, तभी तो थीटा सेम आएगा ना। तो क्या ऑब्जर्व किया, थीटा सेम आ रहा है हर केस में, मतलब जिस केस में सॉल्व कर रहे हो वैसा आ रहा है, मतलब उससे क्या फाइंड किया कि सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ऑब्जर्व किया पहले, फिर फॉर्मूला दिया, क्लियर। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व किया है, ये एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन, इसका मास जो है ये 50 kg है, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व किया था पहले, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे बी, और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। दोनों मेथड से, इससे भी सॉल्व करो, इससे तो सॉल्व किया था पहले, इससे भी सॉल्व करो और इससे भी सॉल्व करो, एक बार बताओ क्या है। फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। तो ये इनर्शियल फ्रेम ये हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, ये किस में है, इनर्शियल फ्रेम में, ये ऑब्जर्वर किस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ए की वैल्यू, ए इज गिवन अस, ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम है। फोर हंड्रेड आ रहा है, 400 नहीं आ रहा है, 400 आएगा क्या, 600 आएगा या 400, आई थिंक 600 आना चाहिए, है ना। 600 आना चाहिए, मुझे भी लग रहा है 600 आएगा। इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व करूं, नॉन इनर्शियल से भी सॉल्व, आंसर सेम आए, आंसर सेम है। विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है कैसा, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। तो एफबीडी क्या होगा, एफबीडी, एफबीडी ऑफ मैन, उसकी एफबीडी क्या होगी, ये ऐसा 50 kg 500 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन इस साइड आएगा और एक्सेलरेशन इस साइड होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करेगा कि मैन इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स को क्या लिखोगे आप, एफ नेट जो आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, नेट फोर्स एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन n माइनस 500 इक्वल्स टू 50 इंटू 2, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n नॉट बोल दीजिए, n नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 500 प्लस 100, n नॉट वुड बी 600 न्यूटन, 600। तो ये किससे आया, इनर्शियल फ्रेम से। अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डन।
अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू बी सॉल्व करूं नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो क्या आ जाएगा? एफबीडी ऑफ मान क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में 500 न्यूटन आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अब देखो ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है? अपवर्ड्स। तो सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? डाउनवर्ड्स। एफ पी क्या आ जाएगा? एम इंटू 50 इंटू 100। तो बी के रेस्पेक्ट में ये किस में है? रेस्ट में। तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एफ माइनस 100 माइनस 500 इक्वल्स टू 0 एन नॉट। तो एन नॉट की वैल्यू भी क्या होगी? 600। एन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 600 न्यूटन। एन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 600 न्यूटन। क्लियर है? तो उससे भी सॉल्व करो तो आंसर वही आएगा, ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व किया तो आंसर वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास m और ये एंगल थीटा है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द वेज और ये स्मूथ है। अब ये बताओ मुझे, ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ये ब्लॉक, अगर आपने ऐसे ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन डाउनवर्ड द वेज, डायरेक्शन। तो ये डाउन द प्लेन है ना, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ये भी स्मूथ है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज so that the block remains at rest with respect to wedge, find the acceleration of wedge so that the block remains at rest with respect to wedge. wedge के रेस्पेक्ट में ये किस में रहेगा? रेस्ट में। अभी ये डाउन द प्लेन मूव कर रहा था, बट इसका एक्सेलरेशन आने की वजह से ऐसा हो सकता है कि ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो। इसका मतलब इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। तो ये किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा? पहले ये बता दो मुझे, डायरेक्शन बता दो। राइट वर्ड्स या लेफ्ट वर्ड्स? राइट साइड है ना, इस डायरेक्शन में जाएगा तभी होगा। इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। इस डायरेक्शन में जैसे ही आएगा, ये किस डायरेक्शन में जाएगा? डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो राइट डायरेक्शन में आप अज्यूम कर लो, लेट्स से एक्सेलरेशन ऑफ वेजेस a, और वहां से आप इसके मोशन को ऑब्जर्व कीजिए, फिर आप आंसर आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप बता दें। ट्राई करो कितना आ रहा है। ये क्या है? देखो पहले ये किस में था? जैसे आपने इंक्लाइंड प्लेन पे रखा, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, डाउन द प्लेन। करेक्ट। अभी क्या करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज सो दैट द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज। वेज के रेस्पेक्ट में ये किस में होगा? रेस्ट में। रेस्ट में कभी होगा? इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, उसको कोई ना कोई फोर्स इस डायरेक्शन में, कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा, जो इस फोर्स को क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। जो इस फोर्स को क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। तो वो फोर्स किस, तो उसके लिए इस वेज को किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में। अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया, अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया, तो ये तो ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, बिकॉज ये सरफेस कैसा है? स्मूथ। अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया तो ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा? डाउनवर्ड्स। तो इसलिए इस वेज को किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना पड़ेगा? राइटवर्ड्स। राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इस पे एक सूडो फोर्स एक्ट करेगा, सूडो फोर्स एक्ट करेगा, उसको रिजॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो यहां से
ये थीटा है, ये मास m, मास m, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अज्यूम करो, यहीं से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज इसी के रेस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट में, क्योंकि अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये भी एक्सेलरेट कर रहा होगा इस डायरेक्शन। और ये बात समझ, तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट में है, इसके रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, अगर आप ए ऑब्जर्वर माने विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट। तो एफबीडी ड्रॉ कीजिए इसका। एफबीडी कैसा होगा, ये मास m है, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, mg sin थीटा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, इस डायरेक्शन में आएगा mg cos थीटा, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स आ जाएगा इस साइड, Fp, इसकी वैल्यू क्या होगी, मास ऑफ दिस ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम m into a। तो अभी इस फोर्स को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा, तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो अभी इस फोर्स को रिजॉल्व कर दीजिए, इस ma को, तो एक कंपोनेंट इस साइड आएगा ma cos थीटा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा ma sin थीटा। तो पहले इस फोर्स की वजह से वो क्या कर रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा था, अभी इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस साइड आ गया है, मतलब ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा। हेंस mg sin थीटा इक्वल्स टू ma cos थीटा। तो m से m कैंसल आउट हो जाएगा, cos थीटा को इस साइड लाइए, तो g tan थीटा इक्वल्स टू a आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, g tan थीटा। Sir, in the Yes. FPD which you have drawn, pseudo force will be opposite to the acceleration of the. करेक्ट, Oh no, अच्छा. करेक्ट, Okay. एक्सेलरेशन इस Sir, डायरेक्शन में है ना, तो सूडो फोर्स विल बी ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो सूडो फोर्स इसके ऑपोजिट होगा इस साइड। तो फिर अब उसको अब ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। नहीं, ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है ना, मतलब अगर तुम ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों एक साथ जाएगा इस साइड, दोनों एक साथ मूव कर रहा होगा, बट इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होगा ना। अच्छा, ब्लॉक उसी पोजीशन पे रहेगा। यस, और अगर मैं मतलब ग्राउंड से ऑब्जर्व करूंगा तो हाँ, तो वो एक्सेलरेशन दिखेगा ना, बिकॉज ये मूव कर रहा है और इसके नहीं रेस्पेक्ट में नहीं, ये रेस्ट ब्लॉक में है। नीचे आते हुए दिखेगा इफ आई एम इन द ग्राउंड, नहीं ऑन द ग्राउंड। नहीं नहीं, ओके, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेगा। किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सर बट ग्राउंड पे स्यूडो फोर्स तो है ही नहीं ना। अरे ये एक्सेलरेशन दिया ना यार इसको, एक्सेलरेशन दिया तो इसका एक्सेलरेशन आएगा ना एक्स डायरेक्शन में, समझो इसको। मैं ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड। जो एक्सेलरेशन दिया ए, तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अरे हाँ या ना। सर ब्लॉक नीचे क्यों नहीं मूव करेगा लेकिन। अरे पहले जितना बता रहा हूँ वो तो समझो यार, समझ में आ जाएगा ना, वो आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सब, नीचे क्यों मूव नहीं करेगा, बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, पहले ये समझो, पूछ रहा हूँ उतना, उतना का आंसर करते जाओ, तुमको खुद समझ में आ जाएगा। ये ओके ब्लॉक, सर। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो अगर ग्राउंड से देखेंगे ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में, तो क्या इसका भी एक्सेलरेशन इस साइड होगा। यस सर। अब देखो यहां से, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, अब इसका फोर्स लग रहा है इस साइड mg, इसका फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है mg, यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल का फोर्स, एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड, ये नॉर्मल इसको बैलेंस करेगा और इस नॉर्मल की वजह से वो आगे जाएगा। ये नॉर्मल क्या कर रहा होगा इसको, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन पता है ना, कि जैसे आपने इसको एक्सेलरेट कराया, इसका एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में तो होगा ही, तो एक्स डायरेक्शन में ऐसा आ गया एक्सेलरेशन। अब ये नॉर्मल इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में तो रिजॉल्व करना ही पड़ेगा फोर्स को, आपको बताया है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है फोर्स को। यस इस डायरेक्शन में नॉर्मल है, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस साइड, तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर आ गया, तो ये नॉर्मल जो है इसको बैलेंस कर रहा होगा, और ये नॉर्मल की वजह से इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जब ये बैलेंस कर रहा है तो इस डायरेक्शन में कैसे आएगा वो, इनिशियली रेस्ट में था ना सिस्टम पूरा,
यस सर। इनिशियली सिस्टम किसमें सर था, मुझे रेस्ट में था, फिर एक्सेलरेशन दे रहे हैं। सर मुझे Clear समझा है? नहीं, हु वाज बैलेंसिंग mg sin थीटा, वो समझा नहीं। अरे मेरे भाई, यहाँ पे एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में ब्लॉक एम का, ये बताओ पहले। राइट साइड। राइट साइड। तो फोर्स को किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे, लेफ्ट साइड। किस डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा फोर्स, राइट साइड, राइट। जब एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है, फोर्स हमेशा उसी लाइन के अलोंग रिजॉल्व होगा। तो ये ब्लॉक ऐसा है, मास एम, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां से जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन इस साइड दिखेगा। अब तुम एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करोगे या फोर्स को रिजॉल्व करोगे, ये बताओ पहले। फोर्स को। फोर्स को रिजॉल्व करोगे। इस पे क्या फोर्स लग रहा है, mg। दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, नॉर्मल। और भी कोई फोर्स लग सकता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नो। अब mg is already perpendicular to this acceleration. यस mg सर। एक एक्सेलरेशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या मैं mg को रिजॉल्व करूं यहाँ पे, नो। किसको रिजॉल्व करूंगा, नॉर्मल। नॉर्मल को रिजॉल्व किया। नॉर्मल ऐसा आ जाएगा, n जो भी है, थीटा कॉस थीटा साइन थीटा जो भी आएगा, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये n साइन थीटा हो जाएगा, और एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा n कॉस थीटा। तो ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा, और इस फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन आ गया। ओके सर, फिर हमको मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्सेलरेशन के अलोंग लेना पड़ता है। ओके ओके। ये समझ में आया, एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है, फोर्स को उसी डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ये बैलेंस कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं होगा, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है इसका। तो इसीलिए ग्राउंड से भी ऑब्जर्व करेंगे तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाएगा। और ओके सर। अगर यहाँ से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक हमेशा रेस्ट में ही होगा। बिकॉज अगर ये ए से जा रहा है, मान लो टी टाइम में ये अगर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो ये भी 5 मीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा।